दोस्तों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एकात्मकता एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। चूंकि संविधान की प्रमुख विशेषता हम देख रहे हैं, तो चौथा नंबर का है। मैं इसमें बता दूं, ये अलग अपने आप में सभी लोग एक चैप्टर हैं, सभी हेडिंग एक अपने आप में चैप्टर है, ठीक है। तो जब विस्तृत तौर पे बात किया जाएगा तो वहाँ पे अच्छी तरह समझा जाएगा, लेकिन यहाँ पर केवल लाइन बाय लाइन हम चल रही हैं। तो आगे देखते हैं। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान है, ठीक है। जैसे कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो सिर्फ आप संघ संघ पढ़ेंगे, लेकिन इसके सापेक्ष में संघ को भी पूछा जाता है, परिसंघ को भी पूछा जाता है। तो उसको रिलेट करके संघ परिसंघ जो सारी विधान है सबको रिलेट करके पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आपके में केवल संघ है पुस्तक में तो केवल संघ से पूछा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप जब टेस्ट सीरीजें हल करेंगे और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहीं पर एक मार खाता है सेल्फ स्टडी का छात्र, ठीक है। आम लक्षण विद्वान है किसके? संघ के। अब यहाँ पे जैसे कि परिसंघ के भी यहाँ परिसंघ दे देगा। अगर आप संघ परिसंघ में डिफरेंस करना नहीं जानते तो वहां पर आप बच्चा खा जाएंगे, ठीक है। जैसे दो सरकार, संघ, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता, ठीक है। अब द्विसदनीयता, जैसे यहाँ पर एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, और जो एकात्मक सरकार नहीं होती वहां पे भी संघ होता है, ठीक है। लेकिन वो सब डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण, यहाँ देखो गैर संघीय शब्द का प्रयोग किया गया, यहाँ संघ शब्द का प्रयोग किया गया, परिसंघ का शब्द भी का प्रयोग किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ परिसंघ नहीं है, परिसंघ का अलग लक्षण होता है, लक्षण भी विद्यमान है। जैसे सशक्त केंद्र, एकात्मकता का लक्षण एक, संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान, ये एकात्मकता के लक्षण है। अगर मैं क्वेश्चन बना रहा था तो इस एकल नागरिकता को अमेरिका के कानून से, अमेरिका के संविधान से रिलेट करके पूछ लेता। अगर आप अमेरिका का, इसमें अमेरिका का कुछ भी नहीं दिया है इस पुस्तक में, लेकिन अमेरिका के नागरिकता से रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं। आप केवल एक पुस्तक से काम नहीं चला सकते, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। फिर भी संविधान में कहीं संघीय शब्द का प्रयोग नहीं, संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघीय शब्द, ठीक। अब यहाँ पे कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, संघीय शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ तो लिखा ही है नहीं किया गया है। और यहाँ पे पूछा जा सकता था, पूछा जाएगा कि अभी मेरे दिमाग में प्रश्न नहीं चल रहा है। संघीय परिसंघीय पूछा जा सकता है, क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है, संघीय क्षेत्र और संघीय क्षेत्र और में क्या अंतर है, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ठीक है, संघ। इसके दो अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है। यहाँ से बहुत प्रश्न बनाए जाते हैं कंसेप्चुअली, तो बाद में समझेंगे। और दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से होने का अधिकार नहीं है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में। इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, केसी बेरे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, अब ना पड़े तो अच्छा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप केवल यहाँ इस बात को ध्यान देंगे, इसी वजह से भारतीय संविधान को निम्नांकित नाम दिए गए हैं, जैसे कि एकात्मकता की भावना के संघ में अर्थ संघ, ठीक है। इससे कुछ नहीं, इसको मत याद रखिए, केवल टाइम पास है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। सरकार का संसदीय रूप। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय
ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय के सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, विस्तृत रूप से बाद में समझेंगे। जबकि अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ से हमेशा अमेरिका के संविधान से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अमेरिका के संविधान से अध्यक्षीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से रिलेट करके पूछा जाता है, लेकिन यहाँ अमेरिका के बारे में बुक में नहीं डिस्कस किया गया है, ना ही ब्रिटेन के बारे में, लेकिन प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे वही बच्चे मार्क खाते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरा यह मतलब नहीं कि आपको बुक्स आपको बड़ी बड़ी 50,000 की 1 लाख की कोचिंग लेनी ही होगी, ये मूर्खता है। मुझे नहीं लगता कि अच्छे लोग हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं आगे, हम इस पे कभी और बात करेंगे। संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिनिस्टर के रूप में उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है, बार बार पूछा जाएगा। संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। कैसे करता है मैंने बताया था कि अलग अलग अपने आप में चैप्टर और बाद में डिस्कस करेंगे। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिका की उपस्थिति। एक इस लाइन के पीछे क्या बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बुक में है लेकिन बाद में है। बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, ये भी अपने आप में एक हेडिंग है बड़ी सी, इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में बाद में। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व और निचले सदन का विघटन लोकसभा अथवा विधानसभा, ठीक है। आगे देखते हैं। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये बहुत बार पूछा जाएगा, उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, ठीक है। भारतीय संसद संप्रभु नहीं, ये लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और कभी कभी प्रश्न नहीं, कभी कभी नहीं, जब प्रश्न पूछा जाएगा तो और विस्तृत तौर पे पूछा जाएगा कि किस परिप्रेक्ष्य में आप संप्रभु कह रहे हैं, किस परिप्रेक्ष्य में संप्रभु नहीं कह रहे हैं, ये अध्ययन अपने आप में है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है गणतंत्र, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है, जैसे वहाँ राजा है, ठीक है। मैंने कहा था ना कि पहले ही सभी अपने आप में चैप्टर है, क्योंकि हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं और विशेषताओं का विस्तृत रूप में जानना आवश्यक है, तभी आपका आगे काम बनेगा। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वह भारत की हो अथवा ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम देते हैं। लेकिन अगर देखिए यहाँ जहाँ पे लूप हॉल्स होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन अधिक बनाए जाते हैं, चाहे पीसीएस हो चाहे यूपीएससी में, तो लूप हॉल्स से जैसे यहाँ पूछा जाएगा कि भारत संविधान में प्रधानमंत्री सरकार की चर्चा की गई है, तो वहाँ पर एक कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप में सब लोग कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे चीज़ों पे अलर्टनेस दिखाने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ बुक्स को पढ़ेंगे और किसी से समझे नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। तो हम आगे देखते हैं। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका के न्यायालय से लिया गया है। 21 की 22 में से इस क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा गया था उलट फेर करके, और वहाँ पे भारतीय में क्या सर्वोच्च है वो भी पूछा गया था। जिससे यहाँ पे जो ब्रिटेन में वहाँ पे संसद संप्रभु है, अमेरिका में न्यायालय है और भारत में संविधान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत कंसेप्चुअली। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है, ठीक है। जो न्यायिक समीक्षा है वो सर्वोच्च न्यायालय से, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से भारत की थोड़ा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया
का प्रावधान है। यहाँ पे विधि की प्रक्रिया क्या होती है, कानून की प्रक्रिया होती है, यहाँ पर तमाम चीजें समझने योग्य होती हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं कंसेप्चुअली तौर पे। जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की नियत प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक क्या है, अलग विषय है, अलग हेडिंग है, उसको अच्छी तरह समझा जाएगा एग्जाम्पल को लेकर। अनुच्छेद 21 का प्रावधान है, ठीक है। यही इसी छोटी छोटी चीजों पर, सॉरी छोटी चीज नहीं है, ऐसी ही लाइनों के कंसेप्ट में क्वेश्चन बनाए जाते हैं और सेल्फ स्टडी बेचारे थोड़ा मार्क्स खा जाते हैं, ठीक है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता, अमेरिका की न्यायपालिका सुरक्षता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी, ठीक है। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, कौन, न्यायालय। वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। यहाँ पे इस कंसेप्ट को मूल संविधान से जोड़ दिया जाएगा, मूल ढांचे से जोड़ के क्वेश्चन बना दिया जाएगा और आपको रिलेट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप रिलेट करना नहीं सीख पाए तो आप प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब आगे देखते हैं एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका देखते हैं। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, ठीक है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय, ठीक है, सब जानते हैं। राज्य में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमवार अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। न्यायालय का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को लागू करता है। जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो विस्तृत तौर पे देखेंगे, ऐसे अमेरिका की न्यायपालिका से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। आगे देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है, ये शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 32 को ध्यान में रख के, 226 को ध्यान में रख के, तमाम चीजों को ध्यान में रख के यहाँ से क्वेश्चन रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, कहाँ आ गया। और संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन, विधायिका में न्यायाधीशों की कामकाज पर चर्चा पर रोक, सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक, अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि। यहाँ पे हम और चीजें देखेंगे, बहुत चीजें यहाँ पर आती हैं। अभी मैंने कहा है अलग चैप्टर सब अपने आप में हैं। अब आगे देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिए क्योंकि सब अपने अपने विषय हैं। मौलिक अधिकार संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। अधिकार है समानता का अधिकार, बढ़ेंगे बाद में, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब बाद में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित देना। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानून पर निरोधक की तरह काम करते हैं। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शरण में जा सकता है। बाद में देखेंगे अपने आप में कैसे क्या होता है, क्या प्रावधान है, देखेंगे। जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा लगभग दूसरे तीसरे साल पीसीएस में यूपीएससी में मिल ही जाएगा आपको। वह उत्प्रेषण, सॉरी छूट गया, उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रिट जारी कर सकता है। रिट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अलग है,
और राज्य न्यायालय की शक्ति अलग है, तो वहाँ पे देखेंगे जब उनकी बारी आएगी तब। हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। देखेंगे संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है, क्या क्या प्रावधान है अपने आप में एक चैप्टर है, अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है अनुच्छेद 20-21 द्वारा। प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता। ये दोनों क्या हैं, इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बाद में देखेंगे। अब देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो यहाँ पर डिस्कस करने लायक हो। इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है। ये अपने आप में चैप्टर आएगा ही। इन्हें मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक। अगर यहाँ पे देखो, अगर प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में 3 भागों में बांटा गया है सॉरी तो भागों में बांटा गया है, तो वहां पर ऐसा गलत हो जाएगा कि संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 भागों में बांटा गया है: सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार। तो ऐसा स्टेटमेंट गलत होगा, संविधान में नहीं बांटा गया है, हमने बांटा है, व्यवहारिक रूप में इसे बांटा गया है। संविधान सभा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, हमने निष्कर्ष निकाला है, किताब वालों ने निष्कर्ष निकाला है कि इसे सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक में बांट दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर संविधान के अनुसार नहीं लिखा रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, तो वहां पर बात सही रहेगी। लेकिन 3 वर्गों में बांटा गया है या फिर संविधान के अनुसार, तो वहां पर गलत होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो सेल्फ स्टडी करने वाले छात्रों से पकड़ में नहीं आती और वे गलती करते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता, बार बार पूछा जाने वाला। अब विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे ही। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए। क्या पीछे कंडीशन है वो आगे देखेंगे। इसलिए इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। मिनर्वा मिल्स मामले में एक यहाँ पर डिसीजन आया था, तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। अब आगे देखते हैं। मौलिक कर्तव्य है किसमें है? संविधान की प्रमुख विशेषताओं में मौलिक कर्तव्य के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर से विस्तृत तौर पे जब उस पर चैप्टर आएगा तब देखेंगे। मौलिक कर्तव्य, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए, इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल जो 1975 से 77 में लगा था के दौरान शामिल किया गया। सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा जो बहुत बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आई थिंक 23 में कि 24 में पीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 23 में कि 24 में, लेकिन पूछा गया था। और इस तरह पूछा गया था सन 2002 के 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, इस बार बार पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। पीसीएस वालों के लिए बहुत जरूरी है, आईएएस वालों के लिए तो है ही।
संविधान के 4A भाग में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है, जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 का है। ठीक है, इसके तहत प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। रक्षा करे ओ मत दिख यार, कॉपीराइट आ जाएगा कभी चैनल ग्रो होगा तो। हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुकरण करें, सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करें इत्यादि। मौलिक कर्तव्य नागरिक को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इन दोनों को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसके आधार पर कोई कोर्ट नहीं जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। संविधान के निम्नलिखित प्रावधान भारत के धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को दर्शाते हैं। अब इसके पीछे क्या प्रावधान हम आगे देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा जो हुई है उसे हम देख लेते हैं। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा। बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न, पीसीएस का तो फेवरेट ही है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिकों की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये जो कंसेप्ट है थोड़ा बड़ा है, यहाँ पर जब आएगा तो वहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, इतने से काम नहीं चलेगा। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, हम भी नहीं करते हैं। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 16 में प्रावधान है, जो पढ़ेंगे देखेंगे। हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने व उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 25 में है। हर धार्मिक समूह अथवा इसके के किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अनुच्छेद 26। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 27 का प्रावधान है। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 28 इसमें कई प्रावधान है, जब हम आएंगे वो पूछे जाते हैं प्रावधान, जब हम वहाँ अध्ययन करेंगे तो देखेंगे। पता नहीं पुस्तक में है कि नहीं, मुझे नहीं याद है अभी, लेकिन मुझे सब प्रावधान याद है, लेकिन पुस्तक में है कि नहीं नहीं पता मुझे। नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृत को संरक्षित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30। आगे देखते हैं। राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है और ये विवादित भी है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष की पश्चिमी अवधारणा धर्म, चर्च और राजनीति के बीच पूर्ण अलगाव रखती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हम बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता की यह नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ का समाज बहु धर्मवादी है। ये क्या कंसेप्ट है बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल पुस्तक में देख रहे हैं। इसलिए भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों का समान रूप से रक्षा करते
वे धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। इसके अलावा संविधान ने विधायिका में धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित प्रतिनिधि को भी समाप्त कर दिया है। हालांकि संविधान अनुसूचित जाति और जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अस्थायी आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है संविधान की प्रमुख विशेषता में। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसे देख लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, यह SIR 12 तारीख को हमें भी जाना है, 18 वर्ष से उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने का उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। एक क्यों आया था, कहानी के बीच जाना चाहूंगा तो थोड़ी बड़ी कहानी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, देश के बृहद आकार, जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता, अशिक्षा आदि को देखते हुए संविधान निर्माताओं द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार को संविधान में शामिल करना एक साहसिक व सराहनीय प्रयोग था। वयस्क मताधिकार लोकतंत्र का बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में वृद्धि करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। अब आगे का प्रावधान देखते हैं, एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, क्या है, फेडरल है यानी कि संघीय है और दो लक्षणों एकल व संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। दूसरी ओर अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति के पास न केवल देश की नागरिकता होती है, बल्कि वह जिस राज्य में रहता है उसकी भी नागरिकता होती है। जैसे कि आज आप यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश की नागरिकता होगी, आप भारत के हैं तो भारत की नागरिकता भी होगी। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका में है कि वहाँ के राज्य का भी एक अपना कार्ड होता है और देश का भी अपना एक कार्ड होता है। वो जहाँ पर देखना वहाँ पर देखेंगे। इसलिए वह अधिकारों को के दो समूहों का लाभ उठाता है, पहला राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त तथा दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता और समान अधिकार के संवैधानिक प्रावधान के बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातिगत युद्ध, भाषाई विवाद और निर्जाति विवाद होते रहे हैं। अभी देखिए भाषाई विवाद बार बार उठता रहता है। जातिगत युद्ध तो भारतीय राजनीति में ऐसे घुस गई है जैसे कि नहीं आगे बोलूंगा, जाने दो। इसका अर्थ है कि संविधान में के निर्माताओं ने एकीकृत और संगठित भारत राष्ट्र के निर्माण का जो सपना देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। अब देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं में स्वतंत्र निकाय क्या है। भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार, केंद्र और राज्य तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है। इन्हें संविधान ने भारत सरकार के लोकतांत्रिक तंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में परिकल्पित किया है। ऐसे कुछ स्वतंत्र निकाय निम्नलिखित हैं: संसद तथा राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। हालांकि इस पे अभी बहुत सवाल उठते रहते हैं, वो अपना राजनीतिक मामला है, हम लोगों से उससे कोई लेना देना अभी नहीं है पढ़ाई करते वक्त। राज्य और केंद्र सरकार की खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का नियंत्रक
और महालेखाकार। ये जनता के पैसे के संरक्षक होते हैं और सरकार द्वारा किए गए खर्चों की वैधानिकता और उनके उचित होने पर टिप्पणी करते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह देखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं व उच्च स्तरीय केंद्रीय सेवाओं के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है और अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। राज्य लोक सेवा आयोग, जिसका काम हर राज्य में राज्य सेवा के लिए भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना व अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना है। विभिन्न प्रावधानों तथा यथा कार्यकाल की सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तें, भारत की संचित नीति पर भारित व्यय आदि के माध्यम से संविधान इन निकायों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। एक क्या कंसेप्ट है बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल विशेषता में थोड़ी थोड़ी ही बातें बताई जा रही हैं आपको। देखते हैं आगे, आपातकालीन प्रावधान। क्या आपातकालीन प्रभाव किसमें? संविधान की प्रमुख विशेषताओं में। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए बृहत आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था है। इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करना। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ पर हम आपको दिमाग में कचरा नहीं भरना चाहते, इसलिए आप केवल जानिए राष्ट्रीय आपातकाल। जब वो आएगा तो हम पूरी तरह व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे? युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, इसके पीछे क्या कहानी है? ये पहले नहीं था, सशस्त्र विद्रोह बाद में डाला गया, से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था। यहाँ पर अथवा ये शब्द नहीं रहना चाहिए, नहीं ठीक है। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था, जिससे कि यहाँ पर युद्ध भी दिया गया है, आक्रमण, बाह्य आक्रमण दिया गया है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ऐसा लिखना चाहिए था यहाँ। अथवा मतलब या तो ये या तो ठीक है, तब भी ठीक तो है, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, अथवा भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर और अच्छी तरह बता दें तो यहाँ पर तीनों बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि ए अलग चीज है, ए अलग चीज है, ए अलग चीज है। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता, अनुच्छेद 356 या केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता 365 के आधार पर लगाई जा सकती है। हालांकि बहुत बार लगा है, इस समय बहुत राजनीतिक जब मामला अखंड पे आ जाता है तब भी सरकार नहीं लगाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है बहुत बदनामी होती है ऐसे चीज़ों से। तो जब आएगा तो हम इसकी व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। तो अगला हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर जो है बहुत संकट आने के बाद भी इसे नहीं लगाया गया था। भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो, ठीक है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। बहुत सारे प्रावधान है, कब क्या सिस्टम होगा। इसमें संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। राजनीतिक तंत्र का संघीय समान परिस्थितियों के दौरान से एकात्मक आपातकाल के दौरान में परिवर्तन होना भारतीय संविधान की अद्वितीय व्यवस्था है। अम्बेडकर जी ने यहाँ पे एक महान कार्य किया था, आप समझेंगे जब थोड़ा मैच्योर हो जाएंगे तब। अब आगे देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार में देखते हैं, मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य और संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र एवं राज्यों की शक्तियां अंतर्विष्ट थी। बाद में वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। संविधान में एक नए भाग 9वें एवं अनुसूची 11वीं जोड़कर वर्ष 1992 के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार से 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 ने एक
नए भाग 9A तथा नई अनुसूची 12वीं को जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकारों को संवैधानिक मान्यता दी। ठीक है, अब आगे देखते हैं सहकारी समितियां। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इस संदर्भ में इसने निम्न 3 परिवर्तन इसने संविधान में किए। इसने सहकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न अनुच्छेद 19 के तहत है कि सरकारी समिति गठित करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। किसमें मिला है? अनुच्छेद 19 के हिसाब से, अनुच्छेद 80 के अनुसार। इसने एक नया राज्य की नीति निश्चक तत्व जोड़ा, सहकारी समितियों के प्रोत्साहन देने के लिए अनुच्छेद 43 था। इसने संविधान में एक नए भाग 9B जोड़ा, सहकारी समितियां शीर्षक से। ठीक है, ये ज़्यादा आपको दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्किप मारिए। अभी हम यहाँ पर केवल सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं। आप विस्तृत अध्ययन करेंगे तो पुस्तक काम छोटी पड़ेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। नया भाग 9B के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधानों के द्वारा सुनिश्चित किया गया है कि देश भर में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, व्यावसायिक, स्वायत्त ढंग से तथा आर्थिक मजबूती के साथ कार्य करें। यह संसद को अंतर्राज्य सहकारी समितियों तथा राज्य विधायिकाओं को अन्य सहकारी समितियों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, तब अगला देखते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में थोड़ा संविधान की आलोचना भी कर लें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आलोचना से भी मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाएंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाना नहीं चाहिए, फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, बुक है भाई। भारत की संविधान जैसा कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया। यहाँ मेरे ना पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि इसे नहीं पढ़ना चाहिए, प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक ब्रॉडली तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अंगीकार किया गया है। आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। उधार का संविधान। आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान में नया और मौलिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, वे इससे उधार का संविधान या उधारी की एक बोरी अथवा हांच पांच कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के संविधानों के लिए विभिन्न दस्तावेजों की पैबंदगिरी आदि कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन ऐसी आलोचना पक्षपातपूर्ण एवं अतार्किक है। ऐसा इसलिए कि संविधान बनाने वालों ने अन्य संविधान के आवश्यक संशोधन करके ही भारतीय परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता के आधार पर उनकी कमियों को दरकिनार करके ही स्वीकार किया है। उपरोक्त आलोचना का उत्तर देते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में कहा, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ हो सकता है। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया और अपने देश के संविधान को लिखित बनाकर उसे छोटा बना दिया। किसी संविधान का विषय क्षेत्र क्या होना चाहिए यह पहले ही तय हो चुका है। उसी प्रकार किसी संविधान के मूल तत्वों को जानकारी और मान्यता आज पूरी दुनिया में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सभी संविधानों में प्रमुख प्रावधानों में समानता दिख सकती है। केवल एक नई चीज यह हो सकती है कि किसी संविधान में जिसका निर्माण इतने विलंब से हुआ, उनकी उसमें गलतियों को दूर करने और देश की जरूरतों के और रूप उसको ढालने की विविधता उसमें मौजूद रहे। यह दोषारोपण की यह संविधान अन्य देशों की संविधान की हूबहू नकल है। मैं समझता हूँ संविधान के यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी का भी इसको संबोधित किया जाता है। तो देखते हैं क्या इस पुस्तक में है। आलोचकों ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने बड़ी संख्या में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान भारत के संविधान में डाल दिए। ये सही भी है।
इससे संविधान 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी बनकर रह गया, जो गलत है। ठीक है, लेकिन आलोचना हो रही है तो मैं करूंगा ही। या फिर उसका ही संशोधित रूप, उदाहरण के लिए एन श्रीनिवासन का कहना कि भारतीय संविधान भाषा और बस दोनों ही तरह से 1935 के अधिनियम की नकल है। उसी प्रकार सर आइवर जोनिंग्स, ब्रिटिश संविधानवेत्ता, ने कहा कि संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधे निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों के पाठ बिल्कुल उतार लिए गए हैं। पुनः पी.आर. देशमुख, संविधान सभा सदस्य, ने टिप्पणी की, संविधान अनिवार्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, बस वयस्क मताधिकार उसमें जुड़ गया है। ठीक है, इन सभी आलोचनाओं यानी कि उपरोक्त आलोचनाओं का उत्तर संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर ने इस प्रकार दिया। जहां तक इस आरोप की बात है कि प्रारूप संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का अच्छा खासा हिस्सा शामिल कर लिया है, मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। उधार लेने में कुछ भी लज्जास्पद नहीं है, इसमें साहित्यिक चोरी शामिल नहीं है, संविधान के मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं है। मुझे खेद इस बात के लिए है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है। बात ठीक है, किस जो कि कोई विचार किसी का मौलिक अधिकार थोड़ी हो सकता है, एकस्व अधिकार नहीं है, मूल विचारों पर किसी का एकस्व अधिकार नहीं। जैसे मैं सोचता हूँ कि गलत कार्य नहीं करने चाहिए, अगर गलत कार्य करने वाले को दंड देना चाहिए, सामान्य सी बात है। चाहे अगर अपनी पुस्तक में पहले से लिख दिया, उसे मैं बाद में लिख दूं, तो ये जरूरी नहीं कि उससे आप कहेंगे कि आप हमारी नकल कर रहे हैं। मूर्खता है यार। हर व्यक्ति को रोजी रोटी देनी चाहिए, तो आप चाहे आप अपनी पुस्तक में लिखे, वही कोई व्यक्ति दूसरी पुस्तक में लिख देगा, या इस आधार पर थोड़ी कहेंगे, ये तो वैचारिक प्रभाव है, एक कॉमन सी बात है, उतना मिलना चाहिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। गैर भारतीय अथवा भारतीय विरोधी, आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गैर भारतीय या भारतीय विरोधी है, क्योंकि यह भारत के राजनीतिक परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। उनका कहना है कि संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिसमें यह भारतीय परिस्थितियों के लिए अनुपयुक्त एवं अकारण है। इस संदर्भ में के हनुमंथैया, संविधान सभा के सदस्य थे, ने टिप्पणी की कि हम बीड़ा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। अबे आलोचना कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि अगर जब तक आलोचना नहीं होती तब तक आप नए विचार कैसे जन्म ले सकता है। आलोचना के आधार पर ही नए विचार जन्म लेते हैं। अगर आपकी कोई आलोचना नहीं करता है तो आपका भविष्य संकट में है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा इसलिए कि हमारे संविधान निर्माता उसी प्रकार से शिक्षित हुए हैं। उसी प्रकार लोकनाथ मिश्रा, एक अन्य संविधानविद सभा सदस्य, ने संविधान की आलोचना करते हुए इसे पश्चिम का दासवत अनुकरण, जो बहुत ही घटिया बात उन्होंने बोली, बल्कि पश्चिम को दासवत आत्मसमर्पण कहा। हाँ, कुछ मनोरोगी हैं जो पश्चिम को सही मानते हैं, अपनी संस्कृति को गलत मानते हैं, फिर भी हम यहाँ पर उस लफड़े में नहीं पड़ेंगे। लक्ष्मी नारायण साहू, एक अन्य संविधान सभा सदस्य, का कहना था, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत आत्मा उनमें प्रकट नहीं होती। यह संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फौरन बाद ही टूट जाएगा। इनकी बात बहुत ही गलत साबित हुई। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ यार। चलिए आप देखते हैं गांधीवाद संविधान से दूर में क्या है। देखते हैं गांधीवाद से दूर संविधान आलोचकों का क्या कहना है। आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिबंधित नहीं करता। प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित देखने वाला बात है। ठीक है, प्रतिबंधित वाला नहीं। जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका कहना था कि संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होनी चाहिए था। इस संदर्भ में वही सदस्य के हनुमंथैया ने कहा, यह वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते न इस संविधान पर उन्होंने विचार किया होगा। टी प्रकाशम, संविधान सभा के एक सदस्य, इस कमी का कारण गांधी जी
के आंदोलन में अम्बेडकर की सहभागिता नहीं होना तथा साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनकी तीव्र विरोध को बताते हैं। ये उनका अपना व्यक्तिगत मैटर था। ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे महाकाय आकार के बारे में लोग क्या कहते हैं, आलोचना कैसे करते हैं, ये देखते हैं। आलोचक कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत भीमकाय और बहुत विस्तृत है, जिसमें अनेक अनावश्यक तत्व भी शामिल हैं। सर आइवर जोनिस, एक ब्रिटिश संविधान वक्ता के विचार में जो प्रावधान बाहर के लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। आगे देखते हैं। इस संदर्भ में एच.बी. कामत, कौन? एच.बी. कामत, संविधान सभा, आप इसे याद मत कीजिएगा पागलों की तरह, ठीक है? अब जब अच्छी तरह समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। इस संदर्भ में एच.बी. कामत संविधान सभा के सदस्य ने टिप्पणी की, प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। यह शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे भीमकाय है। उन्होंने ये भी कहा, मुझे विश्वास है सदन इस पर सहमत नहीं होगा, हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया, सब लोग सहमत हो गए, आलोचना करने वाले करते रह गए। ठीक है, वकीलों का आगे देखते हैं। इसकी आलोचना वकीलों का स्वर्ग के आधार पर की गई। संविधान की प्रमुख विशेषताओं में आलोचकों के अनुसार भारत का संविधान अत्यंत विवादितपूर्ण तथा बहुत जटिल है। उनके विचार में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों को शामिल किया गया है उनके चलते संविधान एक जटिल दस्तावेज बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, वहीं सर आइवर जेनिंग्स इसे वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। इस संदर्भ में एच.के. माहेश्वरी, संविधान सभा के सदस्य, का कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाजी बनाता है, वे अदालतों की ओर अधिक उन्मुख होंगे, वे कम सत्यनिष्ठ होंगे और सत्य और अहिंसा के तरीका का पालन वे नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कर सकूं तो प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। यह वाद या मुकदमे की व्यापक संभावना खोलता है और हमारे योग्य और बुद्धिमान वकीलों के हाथ में बहुत सारा काम देने वाला है, जो दिया भी। उसी प्रकार संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पी.आर. देशमुख ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अनुच्छेदों का प्रारूप प्रस्तुत किया है मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है। जो अनुच्छेद का मेरी समझ से अत्यंत भारी भरकम है, जैसा कि एक भारी भरकम दिल वाला विधि ग्रंथ हो। संविधान से संबंधित कोई दस्तावेज इतना अधिक अनावश्यक विस्तार तथा शब्दाडंबर इस्तेमाल नहीं करता। शायद उनके लिए ऐसे दस्तावेज को तैयार करना कठिन था, जिसे मेरी समझ से एक विधि ग्रंथ नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज होना था, एक जीवंत स्पंदन युक्त जीवनदायी दस्तावेज। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ और हम शब्दों से लग गए जिन्हें बहुत आसानी से हटाया जा सकता था। तो यह थी संविधान की प्रमुख विशेषताओं में चीजें। इसके बाद हम ये देखेंगे कि विषय और संबंध क्षेत्र, अभी इसकी जानने की जरूरत नहीं, जब अलग अलग पढ़ेंगे तब इसे जानेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दिमाग में बोझ रहेगा और कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज एक अलग अलग पढ़ा जाएगा तो उस समय वहाँ याद होता जाएगा। अगर सोचे कि आप इसे एक बार में याद कर लेंगे तो असंभव है। संभव है, लेकिन क्यों बेवजह का मेहनत करना। उसी तरह यह भी है, इसमें अभी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने आप में पढ़ा जाएगा। हाँ, अगर आप चाहे तो अनुसूचियाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में इसको अभी आपको जानने की उतना आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी एक चैप्टर खत्म हो गया, हम अगला चैप्टर दूसरे वीडियो में देखेंगे।